वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए और आरओ एग्ज़ाम के लिए हम लोग 40 डेज रिवीजन क्लास कर रहे हैं और आज इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका पंचायती राज से संबंधित जो भी समितियाँ हैं और इनसे प्रश्न स्टेटमेंट वाइज भी आते हैं। तो आप याद रखिए कि ये जो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और इससे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। इसके साथ में अगर आप अभी जो बचे हुए समय में बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर आरओ एग्ज़ाम के लिए भी आप कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो आपका जो समय है उसमें बेहतर ढंग से प्रिपरेशन हो जाए, जीएस है या फिर टेस्ट सीरीज़ है, हिंदी है, सीसेट है, आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के टेंशन में मत रहिए। आप सिर्फ एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। उसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, नोट्स के साथ साथ आपको वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही हैं, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, सब्जेक्ट वाइज हो या फिर आप देखेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो। तो जब आप लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और आप वैसे ही प्रश्न एग्जाम हॉल में भी हल कर पाएंगे। अभी जो समय बचा है उसमें मैं आप सभी से कहूँगी कि अभी आप टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएं, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। और जो बचा हुआ समय है लगभग 20-25 दिन तो आराम से है अभी भी, तो अभी उसमें आप प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, पिछला जो पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर पेड ग्रुप की आपको जानकारी लेनी है तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी आप अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ज्ञान से कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे तो पंचायती राज से संबंधित समितियां पढ़नी है हमें, जिसमें सबसे पहली समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इसका गठन कब हुआ? जनवरी 1957। डेट भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। तो जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा जो कार्य किए गए थे उनकी जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठन की थी और इस समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। तो समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की योजना की सिफारिश की गई इसमें, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। समिति द्वारा कुछ सिफारिशें की गई थी, वो सिफारिश पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश है वो क्या क्या थी? सबसे पहली सिफारिश थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाए। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाए, ऐसा सिफारिश की गई थी। यहाँ से प्रश्न बना है और आगे भी बनेगा। ग्राम पंचायतों का गठन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों से किया जाना चाहिए, अगली सिफारिश थी। तीसरी थी कि योजना और विकास का पंचायतों को सुपुर्द किया जाना चाहिए और इन निकायों को पर्याप्त संसाधन हस्तांतरित किए जाने चाहिए। पंचायतों को शक्तियों के हस्तांतरण को साकार करने के लिए उचित प्रणाली लागू की जानी चाहिए। तो बलवंत राय मेहता समिति के बारे में ये आपने पढ़ा। अब अगली जो समिति बनती वो है अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति के बारे में जान लीजिए। दिसंबर 1977 में इसका गठन हुआ। तो दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट है कब सौंपी? तो अगस्त 1978 को। गठन कब हुआ? दिसंबर 1977। रिपोर्ट अगले साल मिलती है अगस्त 1978 को। देश में पतोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए इन्होंने 132 सिफारिशें की। अब इस रिपोर्ट की क्या प्रमुख सिफारिशें थी वो भी हमें देखनी। तो इन्होंने क्या कहा कि त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर कैसी होनी चाहिए? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु क्या होना चाहिए? जिला होना चाहिए और जिला परिषद को कार्यकारिणी संस्था और पंचायती राज की मौलिक इकाई के रूप में विकसित किया जाए। राजनीतिक पार्टियों को आधिकारिक रूप से भागीदारी मिलनी चाहिए, तो राजनीतिक पार्टियां भी आधिकारिक रूप से भागीदारी करें। पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की शक्तियां अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा होनी चाहिए और यदि पंचायती राज संस्थाओं को भंग किया जाता है तो निर्वाचन क्या होना चाहिए? 6 महीने के अंदर करवा लिया जाना चाहिए। इसके अलावा हर राज्य में एक पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए और एससी और एसटी के लिए आरक्षण के लिए
वो बंद किए जाने चाहिए। तो ये दोनों फैक्ट आपको नहीं भूलना अशोक मेहता समिति की, कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने बात की थी। दूसरा, एससी और एसटी के लिए आरक्षण की सबसे पहले बात भी इन्होंने की थी। ठीक है, अगला है हनुमंत राव समिति, 1983 में इसका गठन हुआ था। तो समिति ने जिला कलेक्टर या मंत्री के अधीन हर जिले के लिए अलग अलग जिला योजना निकायों के सृजन की सिफारिश की थी। फिर बनती GVK राव समिति, इंपॉर्टेंट है, 1985 में इसका गठन हुआ। तो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूद प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग के द्वारा 1985 में इस समिति का गठन किया गया, जिसका नाम था GVK राव समिति। और समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायती राज से विच्छेदित हो गई है। विकास प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई और परिणाम स्वरूप इसे बिना जड़ की घास कहा गया है। अब इनकी सिफारिश क्या थी वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो इन्होंने सिफारिश की, इनकी समिति ने, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए जिला परिषद को इकाई बनाया जाए। और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। तो त्रिस्तरीय GVK राव समिति, ठीक है, और बलवंत राय मेहता समिति, दोनों ने त्रिस्तरीय कहा। जिले और निचले स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को योजना कार्यान्वयन और निगरानी के संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जानी चाहिए और जिला विकास आयुक्त का एक पद सृजित किया जाए। जिला विकास आयुक्त जिला स्तर पर विकास विभागों का प्रभारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई GVK समिति। GVK समिति के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को नियमित रूप से आयोजित किए जाना चाहिए, ये भी इन्होंने कहा। ठीक है, फिर आ जाती है LM सिंघवी समिति 1986 में। ठीक है, तो 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसका नाम था LM सिंघवी समिति। क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? LM सिंघवी। तो इन्होंने 27 नवंबर 1986 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो इस रिपोर्ट में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा भी की गई। यहाँ पर ये फैक्ट याद रखना है। पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशें शामिल थी। जैसे पहले तो पंचायती राज संस्थाओं को सबसे महत्वपूर्ण बात की गई कि संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। दूसरी चीज इन्होंने कही, ग्रामों के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें स्थापित की जानी चाहिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के केंद्र के रूप में ग्राम सभा को रखा जाना चाहिए और ग्राम पंचायतों को अधिक संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित न्यायिक मामलों का निपटारा करने के लिए एक न्यायिक न्यायाधिकरण की भी स्थापना की जानी चाहिए। तो ये LM सिंघवी जो समिति थी उसकी रिपोर्ट है, ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपसे सारी समिति में स्टेटमेंट देकर ही पूछे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए भी आ सकती है, तो डेट इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, अगली बनती है थुंगन समिति। ठीक है, तो 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति बनती PK थुंगन की अध्यक्षता में, जिसका नाम रखा गया थुंगन समिति। और इनकी अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से ये गठित की गई थी। तो इस समिति ने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। अगली बनती गॉडगिल समिति 1988 में। तो 1988 में VN गॉडगिल की अध्यक्षता में एक नीति और कार्यक्रम समिति का गठन किया गया और वो किया था कांग्रेस पार्टी ने। तो इस समिति से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। नेक्स्ट बनती हरलाल सिंह खाड़ा समिति। तो इस समिति ने पंचायत को सहायता अनुदान बढ़ाने की सिफारिश की थी। तो एक बार फिर से देखिए, बलवंत राय मेहता समिति गठन जनवरी 1957। ठीक है, इसके बाद ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं जिसमें इन्होंने बताया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए और इनका गठन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए। ठीक है, और जो पर्याप्त संसाधन हो वो इनको प्रोवाइड कराए जाएं। फिर अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में गठित होती जनता पार्टी की सरकार द्वारा और ये 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपती। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो उन्होंने बताई थी बलवंत राय मेहता समिति, उसके स्थान पर इन्होंने द्विस्तरीय कहा। ठीक है, विकेंद्रीकरण का जो पहला बिंदु है वो जिला बताया इन्होंने और राजनीतिक पार्टियां आधिकारिक रूप से इसमें भाग लें, ये भी इन्होंने कहा। SC ST के लिए आरक्षण की बात भी इसी में की गई। नेक्स्ट हनुमंत राव समिति 1983 में, GVK राव समिति 1985 में। ठीक है, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बताई, ये होना चाहिए। इसके अलावा जो भी हैं ये आपको मैं समझा चुकी हूँ। LM सिंघवी समिति 1986 में बनी, राजीव गांधी सरकार की अध्यक्षता में, मतलब ये सरकार थी और अध्यक्ष थे इसमें LM सिंघवी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 27 नवंबर 1986 को। ठीक है, तो संवैधानिक दर्जा देने की जो मांग की गई थी सबसे पहले LM सिंघवी समिति में। थुंगन समिति, गॉडगिल समिति और हरलाल सिंह खाड़ा समिति। अब
कुछ और चीज़ें हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, उनको भी आप देख लीजिए। जैसे कि ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर स्थानीय सुशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड में से एक पंच चुना जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्वाचित पंच और एक सरपंच होता है जो ग्राम का मुखिया होता है। फिर पंचायतों को 7वीं अनुसूची में जो 7th शेड्यूल है, इसमें राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। याद रखिएगा, राज्य सरकार राज्य सूची में आता है। इसके गठन और चुनाव कराने का अधिकार भी राज्यों के ही पास है। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 को, जिसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें अनुच्छेद 243 घ के तहत जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं हैं, इनके लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि समिति ने SC STs के लिए आरक्षण की बात की और किसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं और इस आरक्षण से स्थानीय सुशासन के स्तर पर महिलाओं में काफी जागरूकता आई है। भारत में ग्रामीण स्वशासन संस्थाओं में महिला आरक्षण की मांग महिलाओं द्वारा किसी आंदोलन से नहीं हुई है। पंचायती राज स्थानीय स्तर पर सुशासन की एक व्यवस्था है और बलवंत राय मेहता ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा है। यह एक प्रकार से त्रिस्तरीय जैविकी संबंधों की अभिशासन संरचना होती है। तो आज हमने पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां पढ़ी। आई होप आपको समझ में आई होंगी। कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके अलावा आप वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा रिवाइज कीजिए। 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। डेट ज़रूर याद रखिएगा और जो सिफारिश की गई है, ठीक है। और पेड ग्रुप के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। खासकर टेस्ट सीरीज़ के लिए अभी सही समय है और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप अपने नंबर जो अभी ला रहे हैं उससे बढ़ा सकते हैं और ये भी पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट में आपका स्कोर अच्छा आ रहा है और किस सब्जेक्ट में अभी आप वीक हैं, तो उसमें आप मेहनत कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे ही कंटेंट के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी।